Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will study about class 10th science subject CG board chapter 2 acid base and salt their lecture 6 and today's topic that do acid and alkalis conduct electricity. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट अर्थात अम्ल क्षारक एवं लवण का लेक्चर 6 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डू एसिड एंड एल्कलीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात क्या अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग जो कल का जो क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल अर्थात धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ओके, तो धातु क्या करता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किस प्रकार से अभिक्रिया करके है अभिक्रिया करता है, उसको क्या करना हमको उदाहरण सहित बताना है। ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो मेटल्स होता है अर्थात जो धातु होता है क्या करता है वह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का विस्थापन होता है जिसकी वजह से क्या होता है इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल तो चलिए हम लोग इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका 2 मॉलिक्यूल 2HCl क्या करता है जिंक के साथ अभिक्रिया करके ZnCl2 जिंक क्लोराइड साल्ट का निर्माण करता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ओके, तो इस प्रकार से आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से जो मेटल्स अर्थात जो जिंक होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके साल्ट अर्थात जिंक क्लोराइड एवं हाइड्रोजन का निर्माण करता है अर्थात जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है एवं हाइड्रोजन गैस को विस्थापन करता है। ओके, सेकेंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके, तो हमको लिखना है कि जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किसका किसका निर्माण करता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो क्या करता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फार्मूला क्या होता है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है Ca उसके पश्चात कोष्टक में होता है HCO3 उसके पश्चात कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो किसके साथ अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं जो कि आपस में अभिक्रिया करके CaCl2 अर्थात कैल्शियम क्लोराइड लवण का निर्माण करता है, साथ ही जल का निर्माण करता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है। तो आप इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि किस प्रकार से ये समीकरण क्या है संतुलित है या फिर नहीं। ओके, तो उसको भी सिंपल वे में याद रखेगा कि जितना मॉलिक्यूल इस साइड है उतना मॉलिक्यूल इस साइड भी होना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होगा जो इक्वेशन होगा वह संतुलित होगा अर्थात वह बैलेंस होगा। कैसे, तो चलिए इसके द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम की संख्या कितना है तो कैल्शियम की संख्या 1 है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है तो 1 है, परंतु ये कोष्टक के अंदर क्या है कोष्टक के बाहर 2 अर्थात इस प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2 है, चूंकि यहाँ पर भी पहले से हाइड्रोजन जो है तो 2 2 कितना होगा 4। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 अर्थात हाइड्रोजन की संख्या 4 है। ओके, उसकी पश्चात आता है कार्बन। यहाँ पर भी कार्बन क्या है कोष्टक के अंदर है तो यहाँ पर 2 प्रेजेंट है तो 2 एकम 2 अर्थात कार्बन की संख्या यहाँ पर कितना है 2 है। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है जो कार्बन की संख्या है वो 2। ओके, सॉरी यहाँ पर मैं 2 लगाना भूल गया था। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कार्बन की संख्या कितना है वह 2 है। ओके,
ठीक इसी प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ के 3 मॉलिक्यूल्स है, जहाँ पर पहले से 2 है तो 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हुआ 6 हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 एक कम 2 2 दूनी 4 अर्थात 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितना है 6 ऑक्सीजन है। ओके ठीक इसी प्रकार हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की संख्या कितना है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है अर्थात ये जो समीकरण है वह बैलेंस अर्थात संतुलित है। ओके तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस में। थर्ड, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है, उदाहरण से ही समझाइए। ओके तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस एंड फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर, देयरफॉर दे आर एसिडिक इन नेचर। अर्थात जो क्या होता है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है अर्थात जो अधात्विक ऑक्साइड होता है वह क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण एवं जल का निर्माण करता है, जिसकी वजह से उसका जो लवण की जो प्रकृति होता है वह एसिडिक अर्थात अम्लीय होता है। ओके कैसे, तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लेते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड। ओके तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं अधात्विक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यह सोडियम सल्फाइड का निर्माण करता है Na2SO3 अर्थात सोडियम सल्फाइड क्या होता है, लवण होता है, जिसका जो प्रकृति होता है वह अम्लीय होता है, साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल बनाता है। ओके तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो अधात्विक ऑक्साइड होता है क्या करता है, वह क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है, इसलिए इनकी जो प्रकृति होता है वह एसिडिक अर्थात अम्लीय होता है। ओके तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है डू एसिड एंड एल्कलीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात क्या अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक बात और याद रखिएगा कि तनु विलयन एवं सांद्र विलयन क्या होता है, अर्थात डाइल्यूट सॉल्यूशन एवं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या कहता है। ओके तो व्हाट इज डाइल्यूट एंड व्हाट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ओके तो चलिए इसको हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। ओके तो चलिए सबसे पहले हम लोग तनु विलयन को समझते हैं कि तनु विलयन क्या होता है। ओके तनु विलयन जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ओके डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओके जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में तनु विलयन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए समझते हैं कि तनु विलयन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। ओके जब किसी विलयन में विलय की मात्रा विलाय की तुलना में अधिक बहुत कम होता है तो ऐसे विलयन को तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ओके तो तनु विलयन किसी कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा जब किसी विलयन में विलय की मात्रा विलाय की तुलना में कम हो तो इसे तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ओके इसी प्रकार से आप लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अर्थात क्षारीय अम्ल अर्थात सांद्र विलयन के बारे में याद रखना कि सांद्र विलयन क्या होता है। ओके तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके तो चलिए समझते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या सांद्र विलयन किसे कहता है। तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलाय की तुलना में अधिक हो ऐसे विलयन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या सांद्र विलयन कहते हैं। ओके इसी प्रकार से आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार ये विलय एवं विलाय क्या होता है। ओके तो विलय उसे कहते हैं कि जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है उसको विलय कहते हैं, एवं विलाय किसे कहते हैं तो जबकि जिस द्रव में किसी पदार्थ को घोला जाता है उस पदार्थ को या उस द्रव को विलाय कहते हैं। ओके आई होप आप लोगों को समझ आया होगा मुझे। ओके तो मैं क्या करता हूँ ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया होगा। ओके तो चलिए इसको हम लोग क्या है प्रैक्टिकल के द्वारा इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि तनु विलयन सांद्र विलयन एवं विलय एवं विलाय क्या होता है। ओके तो चलिए इसके लिए क्या हल करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। ओके तो इसके पहले क्या है विलय और विलाय को समझते हैं। ओके तो विलय विलाय क्या होता है कि जिस पदार्थ में क्या करता है हम लोग कोई भी पदार्थ को घोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं उसको विलय कहता है। ओके तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर साल्ट ले रहा हूँ। ओके तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या है साल्ट। ओके तो साल्ट क्या है विलय, क्यों क्योंकि जिस पदार्थ को क्या घोला जाता है उसको क्या बोला जाता है विलय बोला जाता है, एवं जिस पदार्थ में घोला जाता है उसको क्या बोलता है विलायक। ओके तो यहाँ पर पानी क्या है विलायक, क्यों
इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जिस पदार्थ में घोला जाता है उसको विलाय कहते हैं और जिसको घोला जाता है उसको विलय कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस सिंपल वर्ड में समझ आया होगा। तो चलिए समझते हैं कि तनु विलयन एवं सांद्र विलयन क्या होता है। ओके, तो चलिए इसमें साल्ट का यूज करते हैं। ओके, चलिए इसके लिए एक और लेते हैं ताकि आप लोग दोनों को आसानी से अच्छे से समझ पाए कि तनु विलयन एवं सांद्र विलयन क्या होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक जो कटोरा में क्या है, जो नमक का जो मात्रा हम लोगों ने ज़्यादा लिया है और एक में नमक का जो मात्रा है वह कम लिया है। तो इसमें क्या है, नमक का मात्रा कम लिया है और इसमें नमक का मात्रा ज़्यादा लिया है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि तनु एवं सांद्र विलयन क्या होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो तनु विलयन में क्या होता है, जो विलय की मात्रा होता है वह विलाय की तुलना में कम होता है। यहाँ पर जो तनु विलयन कौन सा है, तो यहाँ पर तनु विलयन यह है, क्योंकि इसमें क्यों है, जो विलय है अर्थात जो नमक की जो मात्रा है पानी की तुलना में कम है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, एवं सांद्र विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसमें विलय की मात्रा था, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसमें जो नमक की मात्रा क्या है वह पानी की तुलना में अधिक है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि तनु विलयन एवं सांद्र विलयन किसे कहते हैं। तो इसको आप लोग सिंपल वे में इस प्रकार से याद रख सकते हैं, तनु विलयन में क्या होगा, जिसको घोलेंगे उसका मात्रा कम होगा, एवं सांद्र विलयन में क्या होगा, जिसको घोलेंगे उसका मात्रा अधिक होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एवं सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दोनों के बारे में अच्छे से समझ आओगा। तो बिना देर के चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। Let us do an activity to answer this question. ओके, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक्टिविटी 6, क्रियाकलाप 6, टेक 50 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 100 ml बीकर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 100 ml का एक बीकर लेकर उसमें 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं। ओके, तो क्या लेते हैं हम लोग, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, जिसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता था, इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो की मात्रा होगा वो क्या होगा, कम होगा। ओके, क्योंकि यह डाइल्यूट है। ओके, फिक्स 2 oil pins on a cork and place it in the beaker, figure 4। एक रबर कार्क पर 2 ऑयल पिन लगाकर बीच में रख दीजिए, जैसे कि हम लोग चित्र 4 में देख सकते हैं। फिगर 4, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन, अर्थात अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में विद्युत का चलन। जैसे कि यहाँ पर देख सकता है 9 वोल्ट बैटरी, बल्ब, स्विच, कॉपर वायर, बीकर पिन, रबर कॉर्क एंड डाइल्यूटेड एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन। ओके, connect the all pins to the 2 terminals of 9 volt battery to a bulb and a switch as drawn in the figure, is shown in the figure। ओके, तो जैसे कि हम लोग इस चित्र के अनुसार क्या है, इस अल्पनी को क्या है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 पिन है। ओके, इस अल्पनी को क्या करते हैं हम लोग, 9 वोल्ट की बैटरी, बल्ब, स्विच, कॉपर वायर, इसको क्या करते हैं, इस चित्र के अनुसार क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ओके, डिड द बल्ब लाइट अप एंड ग्लो, क्या बल्ब जला, तो हाँ बल्ब जला। तो चलिए समझते हैं कि बल्ब क्यों जला। ओके, तो चलिए इसको हम लोग इक्वेशन अर्थात समीकरण के द्वारा समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक क्या लेते हैं हम लोग, डाइल्यूट फॉर्म लेते हैं, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक क्या है, तनु विलयन लेते हैं। ओके, चूंकि हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है वह जलीय विलयन, जैसे कि H क्या है, एक जलीय विलयन। ओके, तो वह जलीय विलयन में क्या करता है, वह धनात्मक आवेश H+ एवं ऋणात्मक आवेश Cl- में विभक्त हो जाता है। ओके, तो जिसकी वजह से जो परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इस वजह से जो बल्ब है वह जलता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से जो बल्ब है वह जलता है। ओके, do the same activity using sodium hydroxide solution instead of hydrochloric solution। ओके, तो अब इसी प्रक्रिया को क्या करते हैं हम लोग, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ दोहराते हैं। Did the bulb glow when you used sodium hydroxide solution? क्या बल्ब जला जब आप लोग, या फिर क्या बल्ब जला जब हम तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का उपयोग करते हैं। तो हाँ, इस स्थिति में भी क्या होता है, बल्ब है वह जलता है। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि इस स्थिति में क्या लेते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात
डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं। ओके, तो ये जो जहाँ पर क्या लेते हैं NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह भी क्या करता है जेली विलयन HOH अर्थात जेली विलयन में क्या करता है वह धन आवेश एवं ऋण आवेश में विभक्त हो जाता है अर्थात Na+ एवं OH- धन आवेश एवं ऋण आवेश में विभक्त हो जाता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से क्या होता है इसमें क्या होता है विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसकी वजह से क्या होता है वह बल्ब है वह जल जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से क्या होता है जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन जो विलयन लेता है फिर भी इस जो बल्ब है वह जल जाता है। ओके, in class 9th we had performed a similar activity and seen that when electric current is passed through aqueous solution of an ionic compound the bulb glows। ओके, तो आई होप आप लोगों ने कक्षा 9वीं में क्रियाकलाप के द्वारा समझा होगा कि आयनिक कंपाउंड अर्थात आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो बल्ब है वह जलने लगता है। ओके, कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ओके, तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है एक कंपाउंड है अर्थात ये क्या है लवण है। ओके, तो जो कि जलीय विलयन जैसे कि HOH में क्या करता है वह इसको क्या करता है घोलते हैं तो क्या होता है वह Na+ एवं Cl- में विभक्त हो जाता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आयनिक कंपाउंड को समझने का प्रयास करते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है। ओके, वह यौगिक जो किसी विलयन में धन आयन व ऋण आयनों में घटकों में विभक्त हो जाता है आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक कहलाता है। तो चलिए इसको हम लोग इस इक्वेशन के द्वारा समझते हैं। तो वह यौगिक जो किसी विलयन में धन आयन एवं ऋण आयन में विभक्त हो जाता है आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड कहलाता है। ओके, अब चलिए समझते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड का क्या है इसका यूज कहाँ होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों ने यदि आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो अर्थिंग होता है अर्थात जहाँ से क्या है घरों में विद्युत धारा का क्या है सप्लाई किया जाता है तो वहां पर क्या किया जाता है इनिशियल का उपयोग किया जाता है अर्थात नमक का उपयोग किया जाता है। ओके, तो कुछ साल पहले जैसे कि 4 to 5 years एगो क्या है इसका उपयोग अधिक किया जाता था परंतु आधुनिक समय में क्या है इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। ओके, तो इस स्थिति में क्या किया जाता था कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको क्या है पानी में घोलकर अर्थात नमक को पानी में घोलकर क्या है अर्थिंग में डाला जाता था। इस स्थिति में क्या होता है जो सोडियम क्लोराइड होता है वह जली विलयन था पानी के संपर्क में आने के कारण वह धनात्मक आयन Na+ एवं Cl- में टूट जाता है जिसकी वजह से क्या होता है उस अर्थिंग में क्या होता है विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है तेजी के साथ होने लगता है जिसकी वजह से जो बल्ब या फिर जो घर में उपस्थित जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह होता है वृद्धि होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि किस प्रकार से आयनिक कंपाउंड अर्थात आयनिक यौगिक के द्वारा क्या है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ओके, we can conclude that ionic compounds dissociate into their ions in water which conduct electricity। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं अर्थात जो आयनिक यौगिक होते हैं वह विलयन में धन आयन एवं ऋण आयन धन आयन एवं ऋण आयन में विभक्त हो जाता है जिसकी वजह से विद्युत धारा का चालन करता है। ओके, similarly we can conclude from activity 6 that since solution of acid and bases conduct electricity it shows that acid and bases also undergo ionization in water। अर्थात इस प्रकार से उपरोक्त क्रियाकलाप से क्या है अम्ल और क्षार के विलयन के द्वारा विद्युत चालकता अर्थात विद्युत का चलन का यह प्रदर्शित करता है कि अम्ल और क्षार का भी आयोनाइजेशन अर्थात आयनीकरण होता है। अर्थात आयनीकरण अर्थात क्या होता है अर्थात अम्ल और क्षार भी क्या होता है अम्ल एवं क्षारक क्या होता है वह धन आवेश से ऋण आवेश में क्या होता है विभक्त हो जाता है जिसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने इस एक्टिविटी को क्या है एक्टिविटी के द्वारा क्या है इस टॉपिक को समझा। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने जाना कि डू एसिड एंड एल्कलीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या अम्ल एवं क्षारक विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो हाँ एसिड एंड एल्कलीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात अम्ल एवं क्षारक विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।